अस्सलाम वालेकुम। अभी हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को देखने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ एसएसपी की ये रिलेटेड है सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में। अभी जो लास्ट हमने टॉपिक किया है और इसके हवाले से सर ने जो वीडियो शेयर की है आप वो देख लें तो भी अच्छा है। और इसमें पहले अभी मैं इस वीडियो में सबसे पहले इंपॉर्टेंट फार्मूलाज़ को मेंशन कर दूंगी और उनको यूज़ करते हुए सबसे पहले तो होमवर्क क्वेश्चन जो कि 6 क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे और उसके अलावा जो भी प्रॉब्लम्स होंगी या नज़र में आएंगी उनको भी सॉल्व करूँगी। तो ये सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, तो अगर मैथमेटिक्स पता हो और थोड़ी सी प्रैक्टिस हो तो ये इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में ओहम्स लॉ है जो कि कंडक्टर्स के लिए यूज़ होता है, जो कि वेल नोन है, हमें पता है। टू एंड्स के क्रॉस जो वोल्टेज अगर वी है, करंट उसमें से फ्लो कर रहा है आई और रेजिस्टेंस, फिर हम इनके रेशो से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये और इसके बाद हमें रेजिस्टेंस का रिलेशन पता है कि रेजिस्टेंस अगर लेंथ ज़्यादा हो कंडक्टर की तो ज़्यादा होती है रेजिस्टेंस, और अगर एरिया उसका ज़्यादा हो तो कम होती है। और फिर ये इस तरह का इसका कुछ रिलेशन बनता है। और देन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के हवाले से रो आ जाता है। उसके अलावा जो रिलेशन जे इज़ इक्वल्स टू सिग्मा ई, ये एक रिलेशन यूज़ किया जाता है जिसमें सिग्मा जो है कंडक्टिविटी है। इससे भी पहले अगर हम कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी का रिलेशन देखें तो ये बहुत सिंपल रिलेशन है। कंडक्टिविटी इक्वल्स टू 1 ओवर रेजिस्टिविटी, और ये जे इज़ इक्वल्स टू सिग्मा ई, ये ओहम्स लॉ का अल्टरनेटिव फॉर्म है। इन माइक्रोस्कोपिक फॉर्म हम कह सकते हैं, जिसमें करंट डेंसिटीज़ को हम देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हुई है और ये कंडक्टिविटी है। यहाँ पे 1 ओवर रो पुट करें तो ये ई इज़ इक्वल्स टू रो जे भी बन जाएगा अगर इसे करें तो। ये मतलब ये मेन फार्मूला है, ये है, इसको भी देख लिया, इसको भी कर लिया जाए, ये इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, दिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो इनको जहन में रखना है। और अभी जो प्रॉब्लम्स में यूज़ होगा, इन प्रेजेंट प्रॉब्लम्स में जो हम करेंगे वो ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। उसके अलावा मोबिलिटी के लिए एक रिलेशन यूज़ होगा, चार्ज मोबिलिटी कि एक चार्ज कितना कैपेबल है इनसाइड द मटेरियल मूव करने की। जिसकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है वो उस मटेरियल के अंदर ज़्यादा इजीली मूव करता है। तो इस चीज़ को हमें पता चलता है बाय दिस रिलेशन ऑफ वी डी इक्वल्स म्यू ई टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि जनरेट की गई है मटेरियल में। तो वी डी इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर, ठीक है। म्यू ई उसकी मोबिलिटी है, और ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि जनरेट की गई है मटेरियल में। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड मटेरियल में जनरेट की जाती है, लेट्स से उनकी वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी है, तो म्यू ई जो चार्ज मोबिलिटी है दैट इज़ वी डी बाई ई। दैट विल टेल अस कि वो कितना इजीली उसकी स्पीड बढ़ती है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फील्ड। अगर थोड़ी सी ही फील्ड अप्लाई करने पे वो बहुत ज़्यादा उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो तो इट मीन्स कि उनकी मोबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। आराम से उन्होंने मूव किया और रिस्पॉन्स किया बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिनकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है उनमें अगर थोड़ी सी भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की जाए तो बहुत ज़्यादा नेट करंट प्रोड्यूस होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मीन्स कि नेट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, क्योंकि दरमियान में कोलिजन भी होती है तो कुछ जो फ्लक्स है उस तरह से लॉस भी हो जाता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा है मतलब करंट ज़्यादा है, तो और उनका ज़्यादा होगा जिनकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी। जस्ट समझने के लिए तो फॉर्मूला जो है हम ये यूज़ करेंगे जिसमें ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये मोबिलिटी है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और म्यू ई जो कि मोबिलिटी है इसकी इसकी फॉर्म में भी कंडक्टिविटी को एक्सप्रेस किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा फॉर्मूला यूज़ होगा। नेक्स्ट इसमें आता है म्यू ई, ठीक है, इज़ द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर जो भी हम कंसिडर कर रहे हैं। ये होल्स भी हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, कोई भी चार्ज कैरियर्स हो सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन देम, तो नॉर्मली हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही लेते हैं या होल्स, तो उन पे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ही होता है, इसलिए यहाँ पे ई ले रहे हैं।
अगर कोई और चार्ज जो कि 2q है लेट्स से, तो यहाँ पे 2q हो जाएगा और उसी के हिसाब से वो चीज़ है। लेकिन यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो ये जस्ट के ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ई और मॉड लिया है क्योंकि अब चार्ज और इलेक्ट्रॉन हम ये लेते होते हैं ना, तो हमने पॉजिटिव वैल्यू ही इसकी लेनी है, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन हो प्रोटॉन हो पॉजिटिव ही लेंगे, इसलिए मॉड इस पे ले लिया। मल्टीप्लाई बाय इट्स कंसंट्रेशन, कैरियर कंसंट्रेशन। कैरियर कंसंट्रेशन होती है, ये कंसंट्रेशन होती है, डेंसिटीज़ भी कह सकते हैं हम कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने चार्ज कैरियर्स मौजूद हैं, ठीक है। ये होती है कैरियर डेंसिटी। तो नंबर ऑफ चार्ज फ्री चार्जेस फ्री कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो पर मीटर क्यूब ये भी हम कह सकते हैं। तो ये इसका फार्मूला है जो कि फ्रिक्वेंटली यूज़ होगा। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फार्मूला, ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये वाले तो पहले से हमें V=IR ये सारे तो पता ही थे। तो इस तरह से हमने ये देख लिया कंडक्टिविटी के रिलेशंस, हमने इससे हमें पता चल चुके हैं। और ठीक है, अब ये मेटल्स के लिए हो गया, उनमें एक ही तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो इन पे भी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि तो सेमीकंडक्टर्स में जो कंडक्टिविटी है उसकी रीज़न होल्स भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो जब उनकी कंडक्टिविटी लिखेंगे हम, तो एक ये क्वांटिटी फॉर इलेक्ट्रॉन प्लस क्वांटिटी कंट्रीब्यूशन बाय होल्स भी, तो ये NE सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे। ये है कैरियर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें, सबसे पहले इंट्रिंसिक जिसमें हमने कोई भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं की। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो थर्मली प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स होते हैं। तो उसमें जहन में बात रखनी है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की तादाद बिल्कुल सेम होती है, क्योंकि ये बनते ही पेयर्स में होते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन बनेगा तो एक होल भी साथ में उसका जनरेट हो जाता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में दोनों की कैरियर डेंसिटी दोनों की एक दूसरे के इक्वल होती है, या कैरियर कंसंट्रेशन दोनों की इक्वल होती है। तो आगे हम वो करेंगे भी। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस कैरियर डेंसिटी ऑफ होल्स, जिसे P से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये NH में लिख रही हूँ नहीं, इसे P से भी रिप्रेजेंट करते हैं, E। और यहाँ पे म्यू H होल्स की डेंसिटी, होल्स की मोबिलिटी, सॉरी, यहाँ पे NH को ये P से भी रिप्रेजेंट करते होते हैं, ठीक है। चार्ज क्योंकि दोनों पे E ही होता है। और हमें पता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में कि NE=NH=NI, I का नाम दे दिया हमने कैरियर कंसंट्रेशन का। NI यहाँ पे दोनों को अगर हम अब इक्वल कर दें, कॉमन ले लें NI और चार्ज को, तो अंदर म्यू E प्लस म्यू H बच जाता है, ठीक है। और ये एक फार्मूला हो गया। फिर हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये लास्ट है, ठीक है। ये लास्ट फार्मूला है, उसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट कर देंगे। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में जो कंडक्टिविटी है, अगर N टाइप की देखें तो N टाइप मटेरियल्स में कंडक्टिविटी इज़ डोमिनेंटली, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम होते हैं, इनकी वजह से कंडक्टिविटी जो आती है वो काफ़ी कम होती है। अगर इनमें डोपिंग कर दी जाए, N टाइप कर दिया जाए, तो N टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से जो कंडक्टिविटी होगी वो उसका फैक्टर सबसे ज़्यादा होगा दैन द थर्मली जो एक्साइटेड है उनका। तो हम अप्रोक्सीमेशन कर देते हैं कि इन N टाइप सेमीकंडक्टर जो कंडक्टिविटी है वो सिर्फ मेनली इलेक्ट्रॉन की ही वजह से आती है, जो इन सब की वजह से थर्मली एक्साइटेड जो पहले से उसमें मौजूद थे उनकी वजह से कंट्रीब्यूशन बहुत कम आती है, ठीक है। तो फिर हम कहते हैं कि जो डोपेंट एटम्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हम लेके आए, तो जितने डोपेंट एटम्स हम डालेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे ना, ठीक है। तो डोपेंट एटम्स जितने डाले या फिर इलेक्ट्रॉन्स की कितनी कंसंट्रेशन है, दोनों बातें सेम होती हैं, ओके। तो यहाँ पे ये NE चार्ज ऑन E एंड म्यू E आ जाएगा N टाइप के लिए। इलेक्ट्रॉन्स
मेन होते हैं, और पी टाइप के लिए होल्स का कर देंगे, यहाँ पे पी में लिख देती हूँ इस बार ये। ठीक है, ये मेन फार्मूलाज हैं, इन्हीं को अभी हम यूज़ करेंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है उसकी स्टेटमेंट आपने देख ली है। इसमें हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है फॉर सिलिकॉन एट रूम टेम्परेचर, और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने एक्सप्रेशन अभी देखा था कि दैट इज़ इक्वल्स टू चार्ज मोबिलिटी मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, चार्ज मोबिलिटी फॉर सिलिकॉन एट रूम टेम्परेचर इज़ 0.14 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। तो ये इसकी होती है, और ये गिवन होगी। सर फारूक तो दे देते होते हैं जब इस तरह के कॉन्स्टेंट्स आ जाएं जो कि एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन्ड एक्सप्रेशंस आ जाएं, तो या फिर सिलिकॉन के लिए याद भी कर ली जाए, तो ये इसी के लिए ही सिर्फ याद करनी पड़ेगी। तो 0.14 हम याद कर लेंगे। तो वी ड्रिफ्ट दैट विल बी सिंपली 0.14 मल्टीप्लाई बाय 500, और इसका आंसर आता है 70 मीटर पर सेकेंड। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने पार्ट ए का फाइंड कर लिया। Second is, under these circumstances, how long does it take an electron to traverse a 25 millimeter length of a crystal? तो हमें लेंथ ऑफ द क्रिस्टल जो कि उसे ट्रैवल करनी है वो गिवन है 25 मिलीमीटर, 25 10⁻³ मीटर हम कर देते हैं। तो स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है जो उसने ट्रैवल करना है, तो टाइम जितना लगेगा ये डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए हम वो इस फॉर्मूला से डिस्टेंस बाय टाइम को यूज़ करते हुए इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और L इज़ हियर 25 10⁻³ एंड VD इज़ 70, और इसका आंसर फिर बनता है 0.357 मिली सेकेंड। ठीक है, ये 10⁻³ मिली सेकेंड्स में आ जाएगा, ये टाइम में से लगेगा। इस तरह ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। इस प्रॉब्लम में स्टेटमेंट आपने देख ली है। इसमें कहा गया है कि नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर फॉर सिल्वर हमने फाइंड आउट करना है। तो वो नंबर ऑफ़ फ्री चार्जेस, फ्री कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम इज़ समथिंग दैट वी कॉल एज N। ठीक है, पहले हमने इस चीज़ को डिफाइन किया था। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो E सबस्क्रिप्ट में हम लिख सकते हैं। तो डाटा में सबसे पहले जो हमें टू फाइंड, मतलब जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है, दिस इज़ कैरियर कंसंट्रेशन, फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। उन्होंने बताया है कि देर आर 1.3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर सिल्वर एटम। एक सिल्वर एटम में ऑन एवरेज उन्होंने बताया है कि 1.3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। ओके, एक सिल्वर एटम मींस 1.3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने 1 मीटर क्यूब में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो फाइंड आउट करना है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गिवन है। उसके अलावा कंडक्टिविटी गिवन है विच इज़ 6.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ ओहम मीटर पर ओहम मीटर, एंड रो इक्वल्स 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नाउ दिस रो इज़ नॉट रेजिस्टिविटी, इट्स डेंसिटी। तो ये डेंसिटी के लिए मैं ये DEN लिख देती हूँ। ठीक है, और पार्ट बी में उन्होंने पूछा है कि आप इनकी मोबिलिटी फाइंड आउट करें। मोबिलिटी के लिए हम ये वाली कंडक्टिविटी यूज़ होगी। जो हमने ये फाइंड आउट करना है उसके लिए हमें ये और ये यूज़ करना है। तो सबसे पहले डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, कितने ग्राम्स ऑफ सिल्वर मौजूद हैं पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो कितने हैं यहाँ पे 10.5 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। हमें तो चाहिए था मीटर क्यूब में, तो मैं इसे कन्वर्ट करती हूँ। 0.5 ग्राम्स पर सेंटी है, मीटर क्यूब है, तो सेंटी 10⁻² होता है। और अगर यूनिट पे क्यूब आ रहा है तो सेंटी पे भी क्यूब आता है। ठीक है, विच बिकम्स 10⁻⁶, और ये ऊपर चला जाएगा। तो 10.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ ग्राम्स पर मीटर क्यूब मौजूद हैं ऑफ सिल्वर एटम। अब हम इस डेंसिटी से कन्वर्ट करते हैं इस चीज़ को मीटर पर वॉल्यूम। हमें पता है कि नंबर ऑफ़ एटम्स फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता है कि नंबर ऑफ़ मोल्स से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें ना एवोगैड्रोज नंबर, तो आपको नंबर ऑफ़ एटम पता चल जाते हैं जो उस सैंपल में मौजूद हैं। तो मोल्स होते हैं मैस पर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय Na। ठीक है,
ये आपको चीज़ बता देती है कि नंबर ऑफ़ एटम्स कितने मौजूद हैं इस मैस में। अगर इतना मैस का आप सैंपल ले रहे हो तो यहाँ पे अगर मैं चाहती हूँ कि कितने नंबर ऑफ़ एटम्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, मैं ये फाइंड आउट करना चाहती हूँ अगर, क्योंकि ये हमें डेंसिटी में उसी तरह का गिवन है कि कितने मैस है पर यूनिट वॉल्यूम। तो m है यहाँ पे पहले से, अगर मैं दोनों साइड को Na/m से मल्टीप्लाई कर दूँगी ना तो मुझे पता चल जाएगा नंबर ऑफ़ सिल्वर एटम्स पर यूनिट क्यूब, पर मीटर क्यूब। ठीक है, मुझे पता चल जाएगा। तो ये डेंसिटी को मैं दोनों साइड पे ये पर मीटर क्यूब है, इसे मल्टीप्लाई कर दूँ Na मोलर मैस, यहाँ पे भी Na पर मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो देन इट विल गिव अस द नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हमें पता चल गया कि कितने एटम्स मौजूद हैं मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब, कितने सिल्वर एटम मौजूद हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करें अगर 1.3 से, जो कि बताएगा एक अगर एटम के पास 1.3 है तो इतने नंबर ऑफ़ एटम पर मीटर क्यूब के पास कितने होंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इस वजह से मैं कर रही हूँ। मोलर मैस सिल्वर का जो होता है वो 107 होता है, 107.8 होता है। ये हम करते हैं पर मीटर क्यूब रहने देते हैं। अब Na इज़ 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 डिवाइडेड बाय m मोलर मैस विच इज़ 107.8। तो इन दोनों का रेशियो निकालें तो 5.8636 मल्टीप्लाई 10⁻28 एटम्स आते हैं, नंबर ऑफ़ एटम्स पर मीटर क्यूब। और अगर मैं चाहती हूँ कि कितने नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं पर मीटर क्यूब विच इज़ n, देन आई विल मल्टीप्लाई 1.3 जो कि एक एटम का बताते हैं, मल्टीप्लाई बाय कितने नंबर ऑफ़ एटम है, तो हमें टोटल फ्री कैरियर्स पता चल जाएंगे। और फ्री, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये 1.3 और इसे मल्टीप्लाई करें तो बनता है 7.62 मल्टीप्लाई 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, या इसे ऐसे भी यूनिट में लिख सकते हैं। ये आंसर आ गया इसका। अब n पता चल गया है, म्यू ई अगर फाइंड आउट करना है तो हमें पता है सिग्मा इक्वल होता है n चार्ज और म्यू ई। तो म्यू ई फाइंड आउट करने के लिए सिग्मा डिवाइड बाय n जो भी फाइंड आउट किया है, और ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है विच इज़ 1.602 मल्टीप्लाई 10⁻19। तो ये जब यहाँ पे पुट करेंगे और n ये वाला पुट करेंगे और सिग्मा ये वाला पुट करेंगे ये, ठीक है, तो दैट विल गिव अस म्यू ई एंड इट विल कम आउट टू बी 5.56, this will be 5.568 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर स्क्वेयर पर वोल्ट सेकेंड। ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। जो प्रॉब्लम है उसमें ज़्यादातर टेबल्स का यूज़ होगा, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, बस टेबल को रीड करना है। उसमें उन्होंने पूछा है कि आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फाइंड आउट करें कॉपर निकल एलॉय के लिए जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 275 मेगा पास्कल है। अब जब एलॉयज़ को प्रिपेयर किया जाता है, फॉर एग्जांपल अगर कॉपर मेन मेटल है और उसमें हम निकल को इंट्रोड्यूस करा रहे हो इम्प्योरिटी की तरह, तो कॉपर इटसेल्फ इज़ वेरी सॉफ्ट, ठीक है, उसकी तमाम यील्ड स्ट्रेंथ होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ये सारी स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी कम होती हैं अगर उनमें कोई भी इम्प्योरिटी ना ऐड की जाए, क्योंकि ये मेटल सारी सॉफ्ट होती है ना, तो स्ट्रेंथ उनकी कम होती है। तो उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए अलॉयज़ प्रिपेयर करते हैं। अलॉय मतलब कि इसमें हम लेट्स से कॉपर निकल अलॉय अगर होता है तो उसमें निकल को हम इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं, मतलब 2%, 8%, 10%, 50% तक ऐड करते हैं, और जब इनमें ऐड किया जाता है तो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, ठीक है। तो एक हास इसकी परसेंटेज ऐड की जाए, हास क्वांटिटी ऐड की जाए तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ उसके करस्पॉन्डिंग 275 मेगा पास्कल बनती है। अभी मैं एक ग्राफ मेंशन करती हूँ और उससे हमें पता चलेगा। हमने सिंपली ये फार्मूला यूज़ करना है, हमने इस अलॉय की रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है इस
टेंसाइल स्ट्रेंथ के करस्पॉन्डिंग। तो वो जस्ट यहाँ पे पुट करनी है। वो फिर 2 ग्राफ्स हैं, उनको रीड करना है और रीड करने के बाद वो फिर हमने जस्ट पुटिंग ही करनी है। हमारे पास इस बुक में 2 ग्राफ्स गिवन हैं, उन्हीं को यूज़ करके हमने रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है इस हास कॉपर निकल अलॉय की, जिसकी 275 टेंसाइल स्ट्रेंथ है। तो उसमें हमें ये जानने की पहले ज़रूरत है कि ये जो 275 मेगापास्कल है, ये हमें निकल की कितनी कंसनट्रेशन ऐड करने पे मिलती है। तो वो इस ग्राफ से हम देखते हैं। इस ग्राफ में ये देख सकते हैं कि वाई एक्सिस में टेंसाइल स्ट्रेंथ है इन मेगापास्कल और एक्स एक्सिस में निकल की कंसनट्रेशन है जितनी भी ऐड की गई है। तो ये 250 जो है ना, 275 ये 300 और ये 200 है बिल्कुल नीचे। तो इनके दरमियान में किसी पॉइंट पे आती है और अगर ये बहुत एक्यूरेटली देखा जाए तो ये रफली निकल की कंसनट्रेशन इस पे 8 या 9 बन रही है, जिसके करस्पॉन्डिंग ये 275 टेंसाइल स्ट्रेंथ बनती है। ये ग्राफ कुछ इस तरह का बना हुआ है ना, ठीक है। और ये जो है, ये जो लाइंस है ये हमें बताती हैं कि रिलेशन किस तरह का बिहेवियर कैसा है। तो हम यहाँ से लाइन हमें पता है 275 उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ये 200 है, ये 300 है। इन दोनों के बिल्कुल दरमियान 250 आता होगा और इसके थोड़े से ऊपर जो है ना 275 कहीं यहाँ पे आता होगा, ठीक है। तो ये कहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये मैंने बिल्कुल एक्यूरेटली नहीं बनाया। तो ये यहाँ पे ऐसे जाके हम लाइन एक्सटेंड करेंगे और इसे फिर ये ऐसे नीचे करेंगे। तो ये जिस पॉइंट पे आ रहा होगा ना, यहाँ पे निकल कंसनट्रेशन है ना, जिस पॉइंट पे ये यहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ से एक्सटेंड करते हुए रफली और यहाँ पे यहाँ, तो ये उसकी कंसनट्रेशन होगी जो कि रफली 8 या 9 बनती है। तो यहाँ पे किसी एक को सिलेक्ट कर लेना है या 8.5 को सिलेक्ट कर लेना है। अगर 2 पे शक है तो उनके दरमियान की वैल्यू ले ली। तो 8.5 हमने ले लेनी है परसेंट निकल की। तो आगे हम देखते हैं इसको, इसके करस्पॉन्डिंग फिर उसकी रेजिस्टिविटी क्या बनती है। तो ऐसे ये ग्राफ्स वगैरह गिवन होंगे हमें, जिन्हें रीड करना होगा अगर ऐसा आया तो। ये सर ने होमवर्क में दिया था। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस पे अगेन निकल की कंसंट्रेशन है जो जहाँ पे 8.5 बन रही है, ठीक है। लाइन को एक्सटेंड करना है 8.5 लाइन से, एक्स एक्सिस पे 8.5 पॉइंट देखना है, उससे एक्सटेंड करना है और देखना है कि ये जो रेड लाइन है उसे ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है फिर हॉरिजॉन्टली लेके जाना है वाई एक्सिस की तरफ और फिर देखना है कि रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या बनती है। और फिर ये देखा जा सकता है कि ये रफली 14 या 13 पॉइंट पे आती है। तो 13.5 अगर पॉइंट ले लिया जाए, यूनिट्स देख लेने जिसकी में इसे एक्सप्रेस किया गया तो 10⁻⁸ ओहम मीटर में है। तो ये फिर 13.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ ओहम मीटर इसकी रेजिस्टिविटी हो जाएगी, जिससे हम इन्वर्स लेके कंडक्टिविटी निकाल लेंगे जो कि 70 या 74 इस तरह से मल्टीप्लाई 10⁻6 आएगी। है लेड की हमें कंडक्टिविटी गिवन है, इनकी दोनों की मोबिलिटीज़ गिवन है, कैरियर कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है जिसका फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा था कि वो इस तरह की फॉर्म लेता है। सिग्मा इक्वल्स NI था, E और म्यू E प्लस मी, ये सारी चीज़ें मैं इधर ले आई हूँ और NI क्योंकि फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे जस्ट वैल्यूज़ पुट की हैं हमने और हमारा आंसर आ जाता है। प्रॉब्लम भी सिंपल सा है, उसमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बताया है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी n टाइप है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गिवन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी गिवन है, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, सिग्मा फाइंड आउट करना है। सिग्मा का फॉर्मूला होता है, हमें पता है कि फॉर n टाइप NE चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन म्यू ई यहाँ पे गिवन नहीं है। म्यू ई हम ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और E से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि ये रिलेशन है इनका। और VD इक्वल्स म्यू ई टाइम्स कैपिटल E, और यहाँ पे म्यू ई को फाइंड आउट किया जा सकता है VD/E। इसको हम पुट कर देते हैं इस एक्सप्रेशन में म्यू ई की जगह, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाता है और इनका बस वैल्यूज़ को पुट किया और हमें रिज़ल्ट मिल जाएगा। प्रॉब्लम में जो कि लास्ट प्रॉब्लम है इस वीडियो में, उसमें बताया गया है कि जर्मेनियम में आर्सेनिक एटम, AS मीन्स आर्सेनिक एटम्स, इतनी कंसनट्रेशन में ऐड किए गए, ठीक है। 10⁻24 पर मीटर क्यूब आर्सेनिक एटम डाले गए हैं, डोपिंग की गई है जर्मेनियम की और उसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना दिया गया है। तो अब आर्सेनिक फर्स्ट पार्ट में उन्होंने पूछा है कि ये P टाइप कंडक्टर बना है, सेमीकंडक्टर बना है या N टाइप। तो आर्सेनिक एटम्स जो हैं वो पेंटावेलेंट एटम है, पेंटावेलेंट एटम, इनके आटोमोल शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जर्मेनियम है जिसके आटोमोल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो 4 इसके और 4 इसके दोनों पेयरिंग आप कर लेते हैं और टोटल ऑफ 8 ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर लेते हैं, एक बच जाता है इलेक्ट्रॉन। तो हेंस ये इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द लैटिस एंड हेंस दे आर एन टाइप मटीरियल बन चुका है। उसके बाद उन्होंने इन दोनों की मोबिलिटीज़ दी हुई थी, इलेक्ट्रॉन की भी और होल्स की भी। तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी 0.1 है, जबकि होल्स की मोबिलिटी 0.05 समथिंग गिवन है। तो ये क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं बन चुका है, तो हम ये इलेक्ट्रॉन की ही कंसिडर करेंगे। और हमें कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी थी, तो ये डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, डोपेंट इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड म्यू ई गिवन है 0.1, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता है। ये जो है कैरियर कंसनट्रेशन, एज ए टोल्ड अर्लियर कि नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि डोपिंग से आए होंगे वो उतने ही होंगे जितने हमने डोपेंट एटम्स को डाला होगा। तो ये 10⁻⁴ ही है, तो ये इनका प्रोडक्ट और हेंस दिस विल बी द आंसर।